हेलो एवरीवन। बच्चों, लास्ट वीडियो में मैंने आपको इंट्रोडक्शन दिया था। अगर आपने लास्ट वीडियो इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री की हमने प्रीवियस वीडियो आपने देखी है तो उसमें मैंने 15-20 मिनट आपको ये बताया था कि इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री को पढ़ना कैसे है। क्लियर है? तो इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री को पढ़ना कैसे है वो मैं सारा कुछ उस वीडियो में बता चुका हूँ। अब यहाँ पे ज्यादा कुछ बताऊंगा नहीं। उसमें मैंने लास्ट में यही बताया था कि इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री को अच्छे से लॉजिकल वे में अगर आपको समझना है तो आपको जर्नल इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़नी होगी, जो कि किसी किताब में कहीं पे कोई चैप्टर नहीं दिया हुआ है। हम अपनी तरीके से सेल्फ क्रिएशन करके कुछ ऐसे पॉइंट्स हैं जो हर जगह एप्लीकेबल हैं, वो आपको बताना चाह रहे हैं। तो उन पॉइंट के बेसिस पर आप कोई भी इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री का कंसेप्ट को मतलब कैच कर सकते हो, रिलेट कर सकते हो। इज इट क्लियर? ओके, तो जल्दी से बच्चों बिना बातें करे हुए चैप्टर को स्टार्ट करते हैं। वेरी गुड। तो जनरल इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री की बात अगर हम करें तो जैसे कि ये टॉपिक लिखा हुआ है बच्चों, जनरल इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री। जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री तो पढ़ा था, लेकिन सर जनरल इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री कहाँ से आ गया? आ गया बच्चों, हम ले आए। क्लियर? तो जनरल इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में जो चैप्टर का डिस्क्रिप्शन है वो मैं थोड़ा सा देता हूं कि हम पढ़ेंगे क्या। अच्छा, जैसे फॉर एग्जांपल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के अंदर रिएक्शन मैकेनिज्म का चैप्टर होता है। सिमिलरली जनरल इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री के अंदर भी रिएक्शन होती है। ओके, तो जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को अगर हम देखें तो उसमें जो रिएक्शन मैकेनिज्म है, अगर थोड़ी भी ऑर्गेनिक के बारे में क्लास 12 के बच्चे हो, तुम थोड़ी भी जानकारी है तो आप मैकेनिज्म में SN1 रिएक्शन, SN2 रिएक्शन, E1 रिएक्शन, इलिमिनेशन रिएक्शन, E2 रिएक्शन, इलिमिनेशन बाई मॉलिकुलर रिएक्शन, SNI रिएक्शन, EI रिएक्शन, देयर आर सो मेनी टाइप ऑफ ऑर्गेनिक रिएक्शन मैकेनिज्म, ऑर्गेनिक रिएक्शंस। सिमिलरली इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में भी हमने कुछ सेलेक्ट करके रिएक्शन निकाली हैं जो जनरली इन्वॉल्व रहती हैं सारी रिएक्शंस के अंदर। वही कैटेगरीज हैं, तो वो कैटेगरीज बच्चों जरा देखो ध्यान से। ओके बच्चों, तो ये स्क्रीन पर आपको बच्चों ये कुछ रिएक्शंस दिखाई दे रही हैं। जनरल इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में बच्चों हम जो रिएक्शंस पढ़ते हैं वो चार कैटेगरी में डिवाइड की जाती हैं। फर्स्ट कैटेगरी है बच्चों एसिड बेस रिएक्शन। एसिड बेस रिएक्शन सभी बच्चे 10th में पढ़ते हैं। एसिड बेस रिएक्शन, एक एसिड और बेस को मिलाया जाता है और वाटर रिलीज होता है, ये एक टाइप की रिएक्शन है। क्लियर? ओके, तो एसिड बेस टाइप रिएक्शंस होती हैं जनरल इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में। रिडॉक्स रिएक्शन वेरी इंपॉर्टेंट होती है। रिडॉक्स रिएक्शन वो होती है बच्चों जिसमें रिडक्शन और ऑक्सीडेशन दोनों एक रिएक्शन में हो जाए, उसको हम क्या बोलते हैं? रिडॉक्स रिएक्शन बोलते हैं। कॉम्प्लेक्सेशन रिएक्शंस पढ़ेंगे हम यहाँ पे। कॉम्प्लेक्सेशन रिएक्शन क्या होती है बच्चों? जितनी भी हम सॉल्युबिलिटी वाली रिएक्शंस पढ़ेंगे जनरली, जिसमें कॉम्प्लेक्स फॉर्म होके जो कंपाउंड है या फिर कोई आयन है वो सॉल्युबल हो जाता है, तो उसमें कॉम्प्लेक्सेशन रिएक्शंस आती हैं। कॉम्प्लेक्स बनता है, कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्स बनता है। क्लियर है? अगली टाइप की रिएक्शन है प्रेसिपिटेशन रिएक्शन। तो प्रेसिपिटेशन रिएक्शन सभी को पता है, प्रेसिपिटेट, जो टेस्ट ट्यूब में कोई टेस्ट कराते हैं तो नीचे प्रेसिपिटेट बन जाता है। ठीक, और प्रेसिपिटेशन रिएक्शन जनरली हम आयनिक इक्विलिब्रियम का एक पार्ट है। आयनिक इक्विलिब्रियम में हम केएसपी पढ़ते हैं, सॉलिबिलिटी प्रोडक्ट पढ़ते हैं, तो उसके बेसिस पर प्रेसिपिटेट बनेगा नहीं बनेगा वो कंसेप्ट भी बच्चों आयनिक इक्विलिब्रियम में डिस्कस किया, यहाँ भी वो चीज लग सकती है। क्लियर है? तो जनरल बेसिक हमारी जो रिएक्शंस हैं, एसिड बेस रिएक्शन हो गई, रिडॉक्स रिएक्शन हो गई, कॉम्प्लेक्सेशन रिएक्शन हो गई और प्रेसिपिटेशन रिएक्शन हो गई। दीज 4 रिएक्शन बहुत मैंने शॉर्ट में बता दी, लेकिन अब नेक्स्ट जो मतलब स्लाइड है उससे आपको बेसिक जनरल इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री का पहला कंसेप्ट हम पढ़ा रहे हैं, जिसका नाम है स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट या सम इंपॉर्टेंट ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। तो हेडिंग बना लो बच्चों, सम इंपॉर्टेंट ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। ये हमारी पहला टॉपिक है बच्चों। जनरल इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री का पहला टॉपिक है सम इंपॉर्टेंट ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। जल्दी से हेडिंग बनाओ, मैं लिखता हूँ फिर। ओके, तो बच्चों हेडिंग क्या थी अपनी?
सम कॉमन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। अच्छा, हमने चैप्टर जनरल इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री यहाँ से क्यों शुरुआत करा है? कई बार ऐसा होता है बच्चों, रिएक्शन के अंदर आप ऑक्सीडाइजिंग एजेंट पहचान ही नहीं पाते, रिड्यूसिंग एजेंट पहचान ही नहीं पाते कि कौन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, कौन रिड्यूसिंग एजेंट है, और कौन पावरफुल ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है और कौन वीक या माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। इसी के बेसिस पर तो कहानी चलती है सारी। मतलब इनऑर्गेनिक में ऑक्सीडाइजिंग और रिड्यूसिंग एजेंट्स के बेस पर मतलब 60% काम तो इसी से चलता है। ठीक है, तो अभी मैंने कुछ लिखे हैं, कुछ और भी लिखूंगा, पहले जो लिखे हैं उनको समझ लो। कुछ को तो आप जानते होंगे, कुछ नए होंगे। ठीक है, तो ये लिखे हैं बच्चों। एक KMnO4 सभी बच्चों को पता है, एक पावरफुल ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है, पोटेशियम परमैंगनेट बोलते हैं इसे। K2Cr2O7, सभी बातें बच्चों ये नोट करते रहो। एक्चुअल में ये इंपॉर्टेंट बातें हैं, यहां से आप अपनी कॉपी बनाना स्टार्ट कर दो। जनरल इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री की फर्स्ट हेडिंग है, सीरियल बाय सीरियल तमाम बढ़िया बढ़िया कॉन्सेप्ट आते रहेंगे। अभी बहुत इजी से स्टार्ट करा है। K2Cr2O7 ये भी एक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। HNO3 ये भी एक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। H2SO4 ये भी एक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। अच्छा, ये पहले जो 4 ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स हैं इनके बारे में मैं कुछ बताना चाहूंगा। पहली चीज, जब किसी कंपाउंड के अंदर हमें ऑक्सीडाइजिंग कैरेक्टर देखना होता है, तो एक बात समझो, हम देख के ऑक्सीडेशन स्टेट से भी पहचान सकते हैं कि कौन अच्छा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। कैसे पहचान सकते हैं बच्चों? अगर कोई कंपाउंड में कोई एलिमेंट अपनी मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट में प्रेजेंट है, तो डेफिनेटली वो एक गुड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होगा। ठीक है, मतलब वो तो होगा ही। अगर मतलब मैक्सिमम में नहीं है तो ऐसा नहीं है कि वो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट नहीं हो सकता, लेकिन मैक्सिमम वाला तो होगा ही होगा। समझ पा रहे हो बच्चों? वेरी इंपॉर्टेंट बात है, अगर कोई कंपाउंड में कोई एलिमेंट अपनी मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट में प्रेजेंट है, तो वो गुड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की कैटेगरी में आएगा। अच्छा, पहली लाइन में देखो, सभी बच्चों को पता है KMnO4 में Mn जो है +7 ऑक्सीडेशन स्टेट में है। K2Cr2O7 में जो Cr है वो +6 ऑक्सीडेशन स्टेट में है। HNO3 में जो N है वो +5 ऑक्सीडेशन स्टेट में है। H2SO4 में जो S है वो +6 ऑक्सीडेशन स्टेट में है। सभी अपनी मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट में है। Mn की ऑक्सीडेशन स्टेट +7 होती है। K2Cr2O7 में जो Cr की ऑक्सीडेशन स्टेट है वो +6 होती है, ये तो सबको निकालना आता ही होगा। HNO3 में जो N की ऑक्सीडेशन स्टेट है वो +5 है, और S की ऑक्सीडेशन सल्फर की +6 है। सभी अपनी मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट में है और सभी एक गुड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट हैं। क्लियर हो गया? वेरी गुड, छोटा सा पॉइंट था। अच्छा, आगे आते हैं बच्चों। ये जो सेकंड है, सेकंड इज वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक, जिसपे मैं इंपॉर्टेंट लिख दूं वो तो मोस्ट इंपॉर्टेंट होता ही है। तो जो हैलोजेंस होते हैं बच्चों, हैलोजेंस इज अ पावरफुल ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। दिमाग में बिठा लो, हैलोजन इज अ पावरफुल ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। और पूरी पीरियोडिक टेबल में अगर आपसे कोई पूछे कि सबसे पावरफुल ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कौन सा है, तो आप तुरंत बता दो F2। F2 क्या है? वेरी पावरफुल ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। अच्छा, F2 Cl और उसके बाद Cl2Br2 ये भी काफी पावरफुल है, लेकिन F2 सबसे ज्यादा है। ठीक, F2 Cl2 Br2 तीनों पावरफुल ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की कैटेगरी में आते हैं। नोट कर लो अपनी कॉपी में, F2 Cl2 Br2 इज अ पावरफुल ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। ठीक है। अच्छा, I2 जो है, I2 वीक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की कैटेगरी में आता है। हैलोजेंस के अंदर जो आयोडीन है वो वीक की कैटेगरी में आता है। क्लियर है? ओके। अच्छा, मैंने यहाँ पे एक और बात लिखी है, ये 3 कंपाउंड क्या लिखी है? ये 3 कंपाउंड, कोई आपसे पूछे कि पूरी केमिस्ट्री में मोस्ट पावरफुल ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की बात अगर कहीं पे हो रही हो, तो सबसे पहले नाम जो आपको आना चाहिए F2 HCF2 HCF4, इनका नाम आना चाहिए। वेरी पावरफुल, मतलब ये तो इतने पावरफुल ऑक्सीडाइजिंग एजेंट हैं कि पानी में से भी ऑक्सीजन निकाल देते हैं। पानी में जो ऑक्सीजन होता है वो काफी स्ट्रांगली बॉन्डेड होता है, लेकिन इनका काम, ये बच्चों इतने ही पावरफुल है कि ये पानी के अंदर से भी ऑक्सीजन को खींच के बाहर निकाल लेते हैं। ठीक है, तो ये क्या हो गया? ये वेरी पावरफुल ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। ठीक है। अच्छा, हमें एक्चुअल में पता कैसे चलता है कि कौन ज्यादा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, कौन नहीं है? तो वो हमें पता चलता है बच्चों SRP वैल्यूज से। इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री सबने पढ़ रखी है। ठीक, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल की वैल्यू से पता चलता है हमें कि कौन पावरफुल ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। ये सब डेटा है, डेटा ही तो है बच्चों।
डेटा से ही तो पता चलता है, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री के डेटा से। एसआरपी जितना पॉजिटिव होगा उतनी ऑक्सीडाइजिंग पावर उतनी ही ज्यादा होगी। ठीक, इनका जो F2 का जो एसआरपी है वो काफी ज्यादा पॉजिटिव रहता है। तो सारी चीजें इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री से कनेक्टेड है। तो फ्लोरीन का आप जाके देखना बच्चों, जो आपकी इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज है, मेरे को डेटा याद नहीं है एक्चुअली। एक तो फ्लोरीन का जो एसआरपी वैल्यूज होती है, स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल, वो बहुत ही पॉजिटिव होती है, मतलब ज्यादा होती है। क्लियर है? तो पॉजिटिव होने की वजह से जो फ्लोरीन है वो मोस्ट पावरफुल ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। क्लियर है बच्चों? ठीक है। अब आता है बच्चों, ये इतनी बातें समझ गए, ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट किस बेसिस पे है ये समझा दिया। और कभी भी केमिस्ट्री के अंदर पूछा जाए मोस्ट पावरफुल ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कौन से है, तो आप बताओगे फ्लोरीन, F2, HCF2, HCF4, जीनोन डाइफ्लोराइड, जीनोन टेट्राफ्लोराइड। क्लियर है? अच्छा, इनके बारे में आते हैं, ये भी एक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। ठीक है। अरे बच्चों ये तो 10th में पढ़ते हो, जिसमें ऑक्सीजन है O2, O2 से ऑक्सीडेशन नहीं कराते, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। ठीक है। O3 ओजोन, इससे ऑक्सीडेशन नहीं कराते, ये भी ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। MnO2, MnO2 भी ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। MnO2 मैग्नीज डाइऑक्साइड भी क्या है बच्चों? ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। ये सारे ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स लिख लो, अभी और भी लिखवाऊंगा। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट इज वेरी इंपॉर्टेंट। इतने नोट करो पहले, जल्दी से इतने नोट करो। वेरी गुड। ओके बच्चों, और मैंने काफी सारे ऑक्सीडाइजिंग एजेंट लिख दिए बच्चों यहाँ पे। ठीक है। तो H2O2, H2O2, अब बच्चों एक्चुअल में एक बात और मैं बताऊं, H2O2 जैसे ही सामने आया मेरे बात दिमाग में आई है। क्या क्या बात है वो? ये बात ये है, अच्छा, कुछ कुछ कंपाउंड बच्चों ऐसे होते हैं जो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट और रिड्यूसिंग एजेंट दोनों की तरह काम करते हैं, लेकिन दोनों की तरह काम करते हैं, लेकिन उन दोनों काम में से एक काम उनका प्राइमरी वो काम होता है। ठीक है। जैसे मेरे जैसे कई सारे काम होंगे, लेकिन टीचिंग इज मेरा प्राइमरी काम है ना, मतलब पहले मुझे टीचिंग करनी ही करनी है, मतलब मैं एज अ टीचर, टीचिंग इज माय प्राइमरी वर्क। ओके। तो मेरे और भी बहुत सारे काम हैं। तो ऐसे बहुत सारे रिएजेंट्स हैं, ऐसे बहुत सारे ऑक्सीडाइजिंग एजेंट हैं, रिड्यूसिंग एजेंट हैं, तो दोनों की तरह वर्क करते हैं, ऐसे बहुत से कंपाउंड्स हैं। लेकिन उनका प्राइमरी वर्क हो सकता है वो प्राइमरी ऑक्सीडाइजिंग वर्क करते हो सकता है कोई रिएजेंट दोनों का काम करता है, प्राइमरी रिड्यूसिंग एजेंट का काम करता हो। तो ऐसी चीजें याद रखनी है। ठीक, ये काम देती हैं, मैं बता रहा हूँ। H2O2 जो है वैसे तो दोनों का काम करता है, रिड्यूसिंग एजेंट का भी काम करता है और ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का भी काम करता है, नोट कर सकते हो इस बात को। लेकिन इसका जो प्राइमरी वर्क है, H2O2 का जो बच्चों प्राइमरी वर्क है वो है कि इसका ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट इज प्राइमरी प्राइमरी वर्क है इसका। H2O2 का जो वर्क है, प्राइमरी वर्क है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का है। ठीक है, इतनी बात समझ गए। अच्छा, BiO3, BiO3 में बच्चों जल्दी से बताओ ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी है बिस्मथ की? बिस्मथ की ऑक्सीडेशन स्टेट है 3 दूनी 6, 6 में से 1 गया प्लस 5। और बिस्मथ कौन से ग्रुप का एलिमेंट है? बिस्मथ जो है वो अपना नाइट्रोजन फैमिली का एलिमेंट है, नाइट्रोजन फॉस्फोरस आर्सेनिक एंटीमनी बिस्मथ। तो बिस्मथ आता है। तो बिस्मथ कौन सी स्टेट में एग्जिस्ट कर रहा है यहाँ पे? +5 स्टेट में। अच्छा, अगर आपने पीरियोडिक टेबल पढ़ी है तो इनर्ट पेयर इफेक्ट जरूर पढ़ा होगा। इनर्ट पेयर इफेक्ट में जरा सा एक्सप्लेन कर देता हूँ, वैसे तो जनरल इनऑर्गेनिक का पार्ट है, केमिकल बॉन्डिंग में पढ़ाया जाता है और पीरियोडिक टेबल भी पढ़ाया जाता है, और जनरली पी ब्लॉक एलिमेंट्स में इसका एप्लीकेशन देखने को मिलता है। वेरी गुड। ओके। तो मैं क्या पढ़ा रहा हूँ इनर्ट पेयर इफेक्ट के बारे में, जिस बच्चे को नहीं पता वो थोड़ा सा देख लो। जब हम पी ब्लॉक एलिमेंट्स में डाउन द ग्रुप जाते हैं बच्चों, तो नीचे के जो एलिमेंट्स है जनरली कौन कौन से ग्रुप्स में, 13 14 में, 15 में और 13 में भी, 13 14 15 में जनरली ये वाला जो इनर्ट पेयर इफेक्ट है वो ऑब्जर्व करते हैं। तो सबसे नीचे वाला जो एलिमेंट है वो इनर्ट पेयर इफेक्ट शो करता है। ठीक है, जनरली। तो हम जो ये बोलते हैं बच्चों, जब पीरियोडिक टेबल में इन ग्रुप्स के अंदर जब डाउन द ग्रुप जाते हैं तो हायर ऑक्सीडेशन स्टेट की स्टेबिलिटी घटती है और लोअर ऑक्सीडेशन स्टेट की स्टेबिलिटी बढ़ती है। ठीक है, इसी को बोलते हैं इनर्ट पेयर इफेक्ट। अच्छा, ये इनर्ट पेयर इफेक्ट नहीं, ये तो मैंने इसका एप्लीकेशन बता दिया है। ठीक, तो इनर्ट पेयर इफेक्ट वैसे क्या ही समझोगे यार, वैसे एप्लीकेशन समझ में आता है तो बहुत बढ़िया कि लोअर ऑक्सीडेशन स्टेट की स्टेबिलिटी बढ़ती है और हायर ऑक्सीडेशन स्टेट की स्टेबिलिटी क्या है बच्चों? घटती है। ठीक है, फिर भी यार चलो कोई नहीं, पढ़ा रहे हैं तो इनर्ट पेयर इफेक्ट आया तो बता ही देते हैं। ठीक है बच्चों, तो डाउन द ग्रुप जाते हैं, तो डाउन द ग्रुप जाते हैं जो एस, बिकॉज ऑफ द साइज, जो साइज तो बढ़ता ही बढ़ता है।
ठीक है, एटम का साइज बढ़ता है। अच्छा, जो इनर इलेक्ट्रॉन्स हैं, इनर इलेक्ट्रॉन्स जो स्क्रीनिंग इफेक्ट लगाते हैं, वो हाईली मतलब वीक वीक स्क्रीनिंग लगाते हैं या वीक शील्डिंग लगाते हैं ड्यू टू एफ ऑर्बिटल। आपको शील्डिंग इफेक्ट मैंने पढ़ाया, सॉरी मैं तो अभी इसी लेक्चर में पढ़ा रहा हूँ, मैंने नहीं पढ़ाया तो आपने पढ़ा जरूर होगा, ठीक है। तो शील्डिंग इफेक्ट एफ ऑर्बिटल का जो शील्डिंग होती है वो वीक शील्डिंग होती है, क्लियर है। एफ ऑर्बिटल का जो शील्डिंग इफेक्ट होता है वो वीक शील्डिंग होती है। अब शील्डिंग इनर इलेक्ट्रॉनों की जब शील्डिंग वीक होगी, समझ पा रहे हो, इनर ऑर्बिटल एफ है तो एफ की शील्डिंग वीक है, और शील्डिंग अगर शील्ड हटा देंगे, दो ऑर्बिटल के न्यूक्लियस और आउटर मोस्ट शेल के इलेक्ट्रॉन्स के बीच में से शील्डिंग कम कर देंगे, तो आउटर मोस्ट शेल के इलेक्ट्रॉन के जो एस ऑर्बिटल में प्रेजेंट इलेक्ट्रॉन है वो न्यूक्लियस की तरफ ज्यादा अट्रैक्ट होंगे, क्लियर है। तो न्यूक्लियस की तरफ ज्यादा अट्रैक्ट होंगे तो एस ऑर्बिटल के इलेक्ट्रॉन कैन नॉट टेक पार्ट इन बॉन्ड फॉर्मेशन, ठीक है। तो एस इलेक्ट्रॉन तो बॉन्ड फॉर्मेशन करेंगे नहीं, तो सिर्फ पी इलेक्ट्रॉन ही बॉन्ड फॉर्मेशन करेंगे। तो एस इलेक्ट्रॉन बॉन्ड फॉर्मेशन नहीं करेंगे तो वो हम बोलेंगे कि जो ऑक्सीडेशन स्टेट है वो सिर्फ पी ऑर्बिटल ही शो कर रहा है, तो एस ऑर्बिटल की ऑक्सीडेशन स्टेट शो नहीं हो रही, तो हायर ऑक्सीडेशन शो हो नहीं सकती, ठीक। इसी इसी को बोलते हैं इनर्ट पेयर इफेक्ट। ये मैंने ओरली बता दिया बच्चों, ठीक। पी ब्लॉक के अंदर हम डिटेल में पढ़ाएंगे इसे, तो आप समझ गए बच्चों इनर्ट पेयर इफेक्ट, ठीक है। तो इनर्ट पेयर इफेक्ट की वजह से +5 ऑक्सीडेशन स्टेट स्टेबल नहीं है, ध्यान से समझो, ध्यान से समझो बच्चों। इनर्ट पेयर इफेक्ट की वजह से +5 ऑक्सीडेशन स्टेट मतलब ज्यादा स्टेबल नहीं है, तो कौन सी स्टेबल है, +3। तो बिस्मथ की +3 ऑक्सीडेशन स्टेट स्टेबल है। तो बिस्मथ सोचेगा अरे वाह, +5 में तो मैं एग्जिस्ट करता नहीं, मतलब एग्जिस्ट करता हूं तो बहुत अनस्टेबल एग्जिस्ट करता हूं, तो मुझे +3 पे जाना चाहिए। जैसे ही वो +3 पे जाएगा उसका रिडक्शन हो जाएगा, और उसका रिडक्शन हो जाएगा तो वो दूसरे को क्या कर देगा, ऑक्सीडाइज कर देगा, तो खुद क्या कहलाएगा, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। तभी तो मैं बोलता हूं कि हायर ऑक्सीडेशन स्टेट वाला हमेशा घटता है, और घटेगा तो रिड्यूस होगा, और खुद रिड्यूस होगा तो दूसरे को ऑक्सीडाइज करेगा, तो हम बोलेंगे कि वो गुड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है। समझ गए बच्चों, बड़ी इंपॉर्टेंट बात है। इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री तो वेरी लॉजिकल है, पता नहीं कौन ही कहता है कि याद करनी है, कुछ याद नहीं करना है, कंसेप्ट बहुत क्लैरिटी होनी चाहिए कंसेप्ट में। बड़ी इंटरेस्टिंग इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री है। चलो ठीक है, बिस्मथ BiO3 आप समझ गए, ड्यू टू इनर्ट पेयर इफेक्ट इट इज अ वेरी गुड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, वेरी गुड। अगला पॉइंट देखते हैं, ठीक है बच्चों, इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज। इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में जो आप पढ़ते हो SRP वैल्यूज, उसमें आप ये देखते होगे, या जो नहीं भी पढ़ता वो 10th में रिएक्टिविटी सीरीज तो पढ़ के आया होगा, थोड़ी सी होती है, फिर बाद में अपनी इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज बहुत ब्रॉड मैनर में आ जाती है, जिसको कुछ पार्ट तो हमें याद रखना ही पड़ता है, ठीक। तो उसमें आपने देखा होगा, अगर आप पढ़ो जाके, नहीं पढ़ा तो, हाइड्रोजन होता है, हाइड्रोजन के नीचे वाले मेटल्स मैंने कुछ लिखे हैं, ये 3 का रट्टा मारना है, मतलब कॉपर CuAgAu, मुझे याद है CuAgAu, याद रख लेना बच्चों, हाइड्रोजन के नीचे आते हैं। अब कुछ कुछ बातें जैसे जैसे थोड़ी थोड़ी याद रखना स्टार्ट करोगे तो आदत बन जाएगी। अभी एडवांस का एग्जाम तो अगली मई में आना है ना, मैं ऐसी फील दिलवा दूंगा इस चैनल पे कि आप कहोगे यार इनऑर्गेनिक पूरी याद है, ऑर्गेनिक पूरी बिल्कुल सब कुछ आता है। समझ पा रहे हो, जो इस साल 12th में पढ़ रहे हैं, अगले साल जिनको एडवांस देना है, वेरी गुड। तो कॉपर AuAg हाइड्रोजन से नीचे आते हैं, और हाइड्रोजन से नीचे आने वाले जितने भी मेटल्स होते हैं वो स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की कैटेगरी में आते हैं। हाइड्रोजन से नीचे आने वाले जितने भी मेटल्स होते हैं वो स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की कैटेगरी में आते हैं। तो Cu+2 की बात करें, Au+3 की बात करें, और Ag+1 की बात करें, तो ये हाइड्रोजन से नीचे आते हैं ये वाले आयन्स। और बच्चों एक बात मैं और बताऊं, एक बात मैं फिर भी और बता देता हूँ, तुम हाइड्रोजन के नीचे वाले देख ही क्यों रहे हो यार, ठीक है, वो तो मैंने एक स्पेक्ट्रोकेमिकल सॉरी इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज के बेसिस पे बता दिया। तुम ये देखो ना, कॉपर जनरली 10th बेसिस पे आ जाओ यार, हर बातें ना 10th से होती है। 10th में फाउंडेशन कोर्स में ये पढ़ाया जाता है Cu+2 Cu+1, एक क्यूप्रस होता है, एक क्यूप्रिक होता है, क्यूप्रस होता है Cu+1, क्यूप्रिक होता है Cu+2। तो ये अपनी मैक्सिमम में है ना, Cu की 2 स्टेट जनरली एग्जिस्ट करती है, +2+1। Cu जो है +2 फॉर्म में मैक्सिमम में, मैक्सिमम में तो क्या होगा, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, वेरी गुड। Au की 2 फॉर्म होती है, Au प्लस, जो ये +3 वाली है ये तो मैक्सिमम है, ठीक है, आई थिंक +1 या +2 होती है। तो एक होता है ऑरस, एक होता है ऑरिक, गोल्ड को बोलते हैं ना, तो +3 में है, मैक्सिमम में है, देखो ये भी क्या हो गया, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। Ag
Ag प्लस, तो प्लस तो याद ही रख लो Ag +1 में ही होता है, और +1 से ये 0 पे जाता है, तो ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। मतलब खुद को रिड्यूस करा है। जो बंदा खुद को रिड्यूस करे वो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, क्योंकि दूसरे को क्या करेगा, ऑक्सीडाइज करेगा। बहुत इजी है, आप समझ पा रहे हो बच्चों। देखो, जब जब बात होती है ना KMnO4 की, K2Cr2O7 की, तो बच्चे पता है दिमाग लगाते हैं, नहीं कहते यार ये तो हमने देखे हैं, लेकिन इनको नहीं बोल पाते। ठीक है, जैसे ये आता है इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में तो तुरंत बता नहीं पाते। अच्छा, ये मैंने तो एक फंडा बता दिया भाई, जो मैक्सिमम में होगा वो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का काम तो करेगा करेगा। ठीक, ये फंडा याद रखो। आगे चलते हैं। ओह माय गुडनेस, 3 दूनी 6, 6 में से 1 गया 5, KClO3, ये सब ऑक्सीजन प्रोवाइडिंग। अब यहाँ पे वाला फंडा मत लगाना, यहाँ पे देखो ये ऑक्सीजन प्रोवाइड करते हैं, KClO3, KClO4, KiO3, ये जितने भी ऑक्सी सॉल्ट्स होते हैं ना, ये ऑक्सीजन प्रोवाइड करते हैं। ऑक्सी सॉल्ट्स क्या प्रोवाइड करते हैं बच्चों, ऑक्सीजन प्रोवाइड करते हैं। क्या याद रखोगे, ऑक्सी सॉल्ट्स ऑक्सीजन प्रोवाइड करते हैं, ऑक्सी सॉल्ट्स ऑक्सीजन प्रोवाइड करते हैं। वेरी गुड। ऑक्सी सॉल्ट्स ऑक्सीजन प्रोवाइड करते हैं, तो दूसरे को ऑक्सीडाइज क्यों नहीं करेंगे भाई, ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स होते हैं। KClO3, KiO3, इसको क्या बोलते हैं, पोटेशियम क्लोरेट, पोटेशियम क्लोरेट, पोटेशियम आयोडेट। और ये तो अभी अभी जस्ट मैंने यहाँ पे टेबल बनाई थी, उसमें लिखवाया था, ये दोनों तो लिखवाई दिए। सबसे इंपॉर्टेंट, मैं पता है क्या बहुत सारी चीजें लिखवाऊंगा, उन बहुत सारी चीजों में से तो कुछ चीजों पे लिखवाऊंगा, ये तो बच्चों दिमाग में डाल लेना, बहुत इंपॉर्टेंट है। बोलूंगा बच्चों, याद रखोगे बच्चों, वेरी गुड। तो ये जो मैं मार्क कर रहा हूं, दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, आप अपनी कॉपी में इंपॉर्टेंट डालो। सोडियम ऑक्सीक्लोरीन, ऑक्सीक्लोराइड, सोडियम ऑक्सीक्लोराइड, ये एक पावरफुल ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है, और ये ब्लीचिंग एजेंट भी होता है, ये क्लोरीन प्रोवाइड करता है। ठीक है, दो सब्सटेंस विच प्रोवाइड क्लोरीन, तो वो क्या होते हैं बच्चों, ब्लीचिंग एजेंट होते हैं। ठीक है, ये ब्लीचिंग का काम भी करता है, और ऑक्सीडाइजिंग एजेंट तो है ही है। क्लियर है, जैसे ब्लीचिंग पाउडर आपने पता होगा, है ना, वो भी क्लोरीन प्रोवाइड करता है। ठीक, तो ये भी क्लोरीन प्रोवाइड करता है, बहुत इंपॉर्टेंट है ये NaOCl। सीरियम सल्फेट, सीरियम सल्फेट में ये क्या है, +2 फॉर्म में है, तो +2SC+2। अब ये चीजें मैं ऐसे बता देता हूँ, इसलिए लिखता हूँ बोर्ड पे। ये जो होती तो इससे भी ज्यादा है बच्चों, लेकिन बोर्ड पे जो लिखी जाती है ना, वो इंपॉर्टेंट होती है। इंपॉर्टेंट इसलिए होती है, वो कहीं ना कहीं पूछी गई होती है। Ce+2 ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, याद रखना, सीरियम+2 बोलते हैं इसे, सीरियम+2। अच्छा, ये भी पोटेशियम, पोटेशियम O2+1, पोटेशियम सुपर ऑक्साइड है। पोटेशियम ये क्या है, KO3, ये ओजोन का पार्ट है, ऑक्सीजन आ रहा है, तो ये सब क्या, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। जितने बोर्ड पे लिखे और जितने कंसेप्ट आपको बताए, वो आप बढ़िया से ऑक्सीडाइजिंग एजेंट तैयार कर लेना, क्योंकि आगे जो मैं पढ़ाने वाला हूँ चीजें, वो सब इन्हीं पे बेस्ड हैं। ऑक्सीडाइजिंग, रिड्यूसिंग, ऑक्सीडाइजिंग, रिड्यूसिंग, बार बार यही बोलूंगा पूरी इनऑर्गेनिक में। बंदा यार अगर कोई समझाएगा लॉजिकल, तो जैसे मैं केमिस्ट्री में बोलता हूँ, ऑर्गेनिक में जगह 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 क्या बोलता हूँ मैं ये बोलता हूँ, ऑर्गेनिक में कुछ ना समझ में आए ना, सिर्फ कहाँ दिमाग लगाओगे, कोई क्वेश्चन ऐसा आ जाए कुछ ना समझ में आ रहा, चेक चेक करो कि पॉजिटिव नेगेटिव इसी के इर्द गिर्द चीजें घूम रही होती हैं। ठीक है, पानी पी ले। ठीक है, मैं क्या बता रहा था, ऑर्गेनिक में जैसे हम बताते हैं कि पॉजिटिव नेगेटिव इन्हीं के इर्द गिर्द चीजें घूम रही होती है। ऑर्गेनिक में पढ़ाऊंगा बच्चों आपको। ठीक, तो इनऑर्गेनिक में आप क्या देखो, ऑक्सीडाइजिंग रिड्यूसिंग, जब जब मैं इनऑर्गेनिक पढ़ाऊंगा, इसी के इर्द गिर्द बात करूंगा, ऑक्सीडाइजिंग रिड्यूसिंग। ठीक, तो सबसे पहले मैंने शुरुआत ही कहां से करी है, कि कॉमन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट तो बच्चों आप दिमाग में डालो ना डालो, क्लियर है, इतने नोट करो। अब मैं कुछ रिड्यूसिंग एजेंट्स लिखता हूं, उसको नोट करना। फिर इस वीडियो के अंदर ऑक्सीडाइजिंग और रिड्यूसिंग एजेंट ही हमारा मेन टॉपिक रहता है, तो इसको नोट कर लो फटाफट, फिर मैं लिखता हूँ। ओके बच्चों, देखो नेक्स्ट आता है सम कॉमन रिड्यूसिंग एजेंट का टॉपिक आता है, सम कॉमन रिड्यूसिंग एजेंट। तो सम कॉमन रिड्यूसिंग एजेंट में हम बात करें, तो मेटल बच्चों, सभी बच्चों को पता है मेटल क्या होते हैं, एक बहुत ही अच्छे रिड्यूसिंग एजेंट होते हैं। मेटल क्या होते हैं बच्चों, बहुत अच्छे रिड्यूसिंग एजेंट होते हैं। क्यों क्यों होते हैं बच्चों, सोचो, क्योंकि लॉजिकल सोचना है बच्चों, मेटल रिड्यूसिंग एजेंट क्यों होते हैं,
क्योंकि मेटल अपने आउटर मोस्ट शेल के इलेक्ट्रॉन्स को रिमूव करके अपने ऊपर क्या लाते हैं, पॉजिटिव लाते हैं। और जब अपने ऊपर पॉजिटिव लाएंगे बच्चों, तो उनकी ऑक्सीडेशन स्टेट बढ़ गई, मतलब खुद का उनका ऑक्सीडेशन हो गया, तो दूसरे को क्या करेंगे, रिड्यूस। तो वो क्या हो गए, रिड्यूसिंग एजेंट हो गए। ठीक, मेटल इज इलेक्ट्रोपॉजिटिव इन नेचर सो दैट इट बियर्स पार्शियल, पार्शियल कहां से आ गया, सो दैट इट कंटेन्स पॉजिटिव चार्ज ऑन इट बाय रिमूविंग इलेक्ट्रॉन फ्रॉम आउटर मोस्ट सेल इलेक्ट्रॉन, आउटर मोस्ट सेल। क्लियर। तो हम क्या बोल रहे थे, तो मेटल्स क्या होते हैं, एक अच्छे रिड्यूसिंग एजेंट माने जाते हैं। ठीक, याद रहेगा। पहली बात, मैंने कुछ मेटल्स लिख दिए, इनके अलावा भी कुछ हो सकते हैं, लेकिन बेसिक बात क्या है, ये मेटल। मेटल जैसे मैंने सोडियम लिख दिया, लिथियम लिख दिया, सोडियम, अच्छा सोडियम दो बार लिख दिया, एल्यूमिनियम लिख दिया, मैग्नीशियम लिख दिया, और जिंक, कॉपर, ईटीसी। तुम ये तो नहीं सोच रहे, तुम बच्चों ये तो नहीं सोच रहे कि सर आपने अभी पहले कॉपर लिखा तो था, वहां पे आप बोल रहे थे कि वो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। अरे भाई वो आयन था, Cu का +2 आयन, यहां सिर्फ Cu है, आयन नहीं है। क्लियर है। कॉपर CuAg जो लिखा था मैंने, AuAg, वो क्या था, वो कॉपर जो था वो Cu+2 फॉर्म में था, यहां तो जीरो फॉर्म में है। तो ये सब देखो जीरो फॉर्म के मेटल्स हैं, जीरो फॉर्म के मेटल्स बोल रहा हूं बच्चों, रिड्यूसिंग एजेंट हैं। समझ पा रहे हो बच्चों, वेरी गुड। अच्छा आगे देखो, मेटल के हाइड्राइड बहुत इंपॉर्टेंट है। मेटल के हाइड्राइड ऑर्गेनिक में भी काफी ज्यादा देखने को मिलते हैं, मेटल के हाइड्राइड तो गुड रिड्यूसिंग एजेंट होते हैं। अब यहाँ पे एक लॉजिक बता रहा हूं, लॉजिक समझ लो बच्चों। लॉजिक क्या है कि जो जो दुनिया में जो भी स्पीशीज H- देगी, जो भी स्पीशीज H- देगी वो रिड्यूसिंग एजेंट होगी। याद हो गया बच्चों, ये देख लेना, जो लिखो इस बात को, मैं जो बोल देता हूं मुंह से वो भी लिख लिया करो। ठीक, पॉज करके लिख लिया करो। जो स्पीशीज जो स्पीशीज H- देती है वो गुड रिड्यूसिंग एजेंट होती है, वो रिड्यूसिंग एजेंट की कैटेगरी में आती है। गुड गुड छोड़ो, रिड्यूसिंग एजेंट की कैटेगरी में आती है। चेक कर लो, चेक करो। सोडियम प्लस है तो H- हो गया, कैल्शियम प्लस है तो H- हो गया। और ये तो ऑर्गेनिक में पढ़ाया ही जाता है, LiAlH4 ये भी पढ़ाया जाता है, NaBH4, देयर आर सो मेनी, ये भी पढ़ाया जाता है, B2H6 ये भी पढ़ाए जाते हैं। मैंने तो बच्चों ETC लिख दिया ना, लिखे नहीं है। समझ पा रहे हो, इसके अंदर H- है, लिथियम पॉजिटिव है, एल्यूमिनियम पॉजिटिव है, तो H कैसा है, माइनस का। सोडियम पॉजिटिव है, बी पॉजिटिव है, तो H कैसा है, माइनस का। बी पॉजिटिव है तो H कैसा है, माइनस का। दीज आर ऑल रिड्यूसिंग एजेंट। समझ पा रहे हो बच्चों, बहुत इंपॉर्टेंट हो गया। ये सब रिड्यूसिंग एजेंट हैं। जो जो स्पीशीज H- देगी वो क्या हो जाएगी बच्चों, रिड्यूसिंग एजेंट हो जाएगी। आपको समझ में आ रहा होगा। अभी तक मैं जितनी भी चीजें बता रहा हूं बच्चों लॉजिकल हैं, कहीं भी आपको ऐसा नहीं लगेगा कि लॉजिकल नहीं है, सब कुछ लॉजिकल है। अब ये आप देखोगे कि हर लेक्चर एक दूसरे से कनेक्टेड कैसा होता चला जाएगा। कहीं नहीं पड़ी होगी ऐसी ऑर्गेनिक, सॉरी ऐसी इनऑर्गेनिक। एवरी लेक्चर विल बी कनेक्टेड टू प्रीवियस लेक्चर, प्रीवियस देखना पड़ेगा। अगर किसी को कोई लेक्चर समझ में नहीं आ रहा तो इट मींस उसने प्रीवियस लेक्चर देखे नहीं है। जो बच्चा भी चैनल पे नया जुड़े वो पहले के लेक्चर देख के आए, क्योंकि ऐसा थोड़ी है बार बार बच्चों पीछे की बात बताते रहेंगे। ठीक, इसलिए बताइए कि वहां पे जाके पढ़ लो। ठीक, वेरी गुड। तो मेटल हाइड्राइड ये समझ में आ गया। अब आते हैं नीचे, यहां पे एक और लॉजिक, लॉजिक साथ में लिखता हूं बच्चों। लॉजिक क्या है, अभी जस्ट मैंने आपको बताया था कि हायर ऑक्सीडेशन स्टेट में रहने वाले ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होते हैं। तो हायर से कम, ऐसा नहीं है कि बिल्कुल ही कम मतलब लास्ट वाले पे चल गए, लोअर पे चला गया, बिल्कुल नहीं नहीं नहीं। ठीक है, हायर से कम अगर ऑक्सीडेशन स्टेट है तो वो रिड्यूसिंग एजेंट की कैटेगरी में आते हैं। क्यों, क्यों आते हैं, अरे ऐसे ही समझ लो यार, खुद ही समझा करो चीजों को यार। कभी भी तुम्हें कोई चीज समझ में आए तो समझो, सोचो, उसको सोच के समझ में आ जाएगी। कैसे, अब कोई चीज लोअर में है तो ऑब्वियसली कहाँ जाएगी, हायर में जाएगी। और खुद हायर में जाएगी तो खुद का ऑक्सीडेशन करेगी, तो दूसरे वाले का क्या करेगी, रिडक्शन करेगी। तो ये क्या होगी, गुड रिड्यूसिंग एजेंट होगी, या मतलब रिड्यूसिंग एजेंट की कैटेगरी में आएगी। समझ पा रहे हो बच्चों, वेरी गुड। ठीक है, तो देखो जरा, ये कितने में है, -3 में है। देखो जो फास्फोरस होता है वो किस में होता है, -3 में होता है। ठीक, लोअर फॉर्म में कहा होता है, -3 में, क्योंकि नाइट्रोजन फैमिली का है। और नाइट्रोजन फैमिली वाले, नाइट्रोजन फैमिली वालों की जो रेंज होती है, रेंज में पढ़ाता हूं आपको, पीरियोडिक टेबल के अंदर ही पढ़ा देता हूं। ठीक, -3 से +5 होती है, तो -3 सबसे कम हो गया। तो फास्फोरस -3 में एग्जिस्ट करता है,
तो वो लोअर में एग्जिस्ट कर रहा है, तो लोअर वाले क्या होंगे, रिड्यूसिंग एजेंट। देखो भाई हो गया, हो गया नहीं हो गया। सल्फर यहाँ पे -2 में है, सल्फर की रेंज होती है -2 से +6। रेंज पता होनी चाहिए, रेंज कुछ नहीं होता यार, किसी लेक्चर में रेंज बता दूंगा। अगर किसी बच्चे को प्रॉब्लम आ रही है कि रेंज, तो मुझे कमेंट बॉक्स में बताएं कि रेंज बता दूंगा हर लेक्चर, अगले लेक्चर में आते ही पहले रेंज बता दूंगा। ठीक, सल्फर की -2 होती है, तो -2 से +6 पे जाएगा, तो ये लोअर में एग्जिस्ट करता है। अच्छा भाई, आयोडीन HI, H प्लस आई माइनस, आई माइनस जितने भी हेलाइट्स होते हैं, फिर से आ गई बात बच्चों, जितने भी हेलाइट्स होते हैं वो रिड्यूसिंग एजेंट होते हैं। अब आप कहोगे सर आपने अभी तो कहा था हैलोजन्स तो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होते हैं। अरे तो मैंने बोला था हैलोजन X2 Cl2 Br2 I2 F2, ये थोड़ी बोला था Cl माइनस Br माइनस। सोचो Br माइनस जो है, क्योंकि Br माइनस -1 इज अ लोअर ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ हैलोजन। क्यों नहीं समझ रहे लॉजिक? हैलोजन्स की जो ऑक्सीडेशन स्टेट होती है वो -1 से +7 होती है, तो +7 हाईएस्ट है और लोएस्ट कौन सी है, -1। तो -1 में ये क्या है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, रिड्यूसिंग एजेंट का काम नहीं करेगा। वेरी गुड। ASS3 ये क्या है, -3, -3, तो -3 में है बच्चों फिर से नाइट्रोजन फॉस्फोरस आर्सेनिक, आर्सेनिक भी तो नाइट्रोजन का ही है, तो नाइट्रोजन ये भी तो माइनस में, लेस में है। तो अल्टीमेटली बच्चों क्या आप ये लॉजिक समझे या नहीं समझे, मैं हर बात लॉजिक से कनेक्ट कर रहा हूं। अब इसमें किसी, अच्छा यहां पे कुछ और चीजें भी लिखी है, नीचे वाले का कुछ और ही लॉजिक है, नीचे वाली लाइन का, हर लाइन का एक लॉजिक है। देखो इसका हम H माइनस था, इस वाली लाइन का क्या है, लोअर ऑक्सीडेशन स्टेट, इस वाली लाइन का अलग ही लॉजिक है। वेरी गुड, इसका भी समझाते हैं बच्चों। ठीक है, तो इसका लॉजिक समझो। इसका तो बहुत बेसिक सा लॉजिक है। लॉजिक क्या है, इसमें क्या है ना, आप 10th पढ़े थे, 10th में बचपन में मैडम बताती थी कि ऑक्सीजन का जुड़ना ऑक्सीडेशन होता है और हाइड्रोजन का जुड़ना रिडक्शन होता है। ठीक है, हाइड्रोजन का जुड़ना रिडक्शन होता है, मतलब हाइड्रोजन हो गया वो रिड्यूसिंग एजेंट का काम करता है। ठीक है, तो हम क्या बोलेंगे, हाइड्रोजन यार, कहीं पे ऑक्सीजन आता है तो हम बोलते हैं ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, कहीं पे हाइड्रोजन आएगा तो हम बोलेंगे रिड्यूसिंग एजेंट। ठीक, अच्छा ये कार्बन, कार्बन एलिमेंटल फॉर्म में रिड्यूसिंग एजेंट होता है, याद रखना, वेरी इंपॉर्टेंट है, मैं इंपॉर्टेंट डाल दूं इस पे, पूरी मेटलर्जी में बहुत जगह यूज होगा। मैं क्या बोल रहा था कि इनऑर्गेनिक जर्नल, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री, जगह जगह पे अलग अलग फॉर्मेट में यूज होगी। ठीक, तो वो पॉइंट्स कौन से हैं, वो इसी वीडियो के अंदर ही तो पॉइंट्स आएंगे सारे। कार्बन इज वेरी इंपॉर्टेंट है, रिड्यूसिंग एजेंट होता है, और कहाँ यूज होगा, मेटलर्जी में यूज होगा। कार्बन मेटलर्जी में यूज होगा, और भी जगह जगह पे आपने देखा होगा, कोक बोलते हैं इसे। ठीक, आपने सुना होगा कोक, पीने वाली कोक नहीं, जो कोक का कोला होती है वो वाली नहीं, कोक जो होती है COKE, कोक एक कोलतार वाला कोक होता है, वो एलिमेंटल फॉर्म ऑफ कार्बन होता है, ब्लैक कलर का, तो वो रिड्यूसिंग एजेंट होता है, वो है। ऐसी कई रिएक्शंस आ सकती हैं। अच्छा, हाइड्राजीन, हाइड्राजीन साथ साथ में ऑर्गेनिक कनेक्ट करते हुए चलेंगे। हाइड्राजीन आपने कहा देखा है, हाइड्राजीन ऑर्गेनिक में रिड्यूसिंग एजेंट भी है, सिस हाइड्रोजिनेशन करता है ये, सिस हाइड्रोजिनेशन। ठीक है, कई जगह यूज होता है ये, बेस की प्रेजेंस में यूज होता है। ठीक, NH2OH ये भी हमारा रिड्यूसिंग एजेंट है, हाइड्रोजन कंटेनिंग ग्रुप है। अच्छा, ऑक्सैलिक एसिड, ऑक्सैलिक एसिड में बच्चों कार्बन की ऑक्सीडेशन स्टेट निकाल के बता दो फटाफट, कार्बन की कितनी है, देखो जरा, कार्बन की कितनी हो गई 2x, और ऑक्सीजन है -2 इंटू 4 -8, और +2 इजिकल टू 0, तो 2x इजिकल टू +6, और x इजिकल टू कितना, +3, x इजिकल टू कितना आ गया, +3 आ गया। तो बच्चों है तो ये लोअर में ही ना, कार्बन क्या चाहेगा, कार्बन चाहेगा यार मुझे +4 में ले चलो। ठीक है, मुझे कहाँ ले चलो, +4 में ले चलो, +3 में हूं मैं अभी, तो कार्बन कहेगा चल भाई तो चलिए चलते हैं, +4 में जैसे ही जाएगा तो +3 से +4 में जाएगा, खुद का क्या करेगा, ऑक्सीडेशन। जब खुद का ऑक्सीडेशन करेगा तो
दूसरे का रिडक्शन, तो ये खुद क्या हो जाएगा, रिड्यूसिंग एजेंट। देखो कितना सिंपल है, कहीं कुछ ना समझ में आए कुछ तो लॉजिक लगाओ, लॉजिक लगाने की भी एक आदत होती है और रटने की भी एक आदत होती है। मेरी कतई नहीं है रटने की आदत, बहुत कम मुझे याद रहता है, मैं भूल जाता हूँ। मैं लेक्चर भी पढ़ाता हूँ ना, तो मैं कुछ चीजें लिख के लाता हूँ कि भाई कि अगर कोई चीज जैसे दिमाग से निकल रही है, क्योंकि मुझे तो देख के समझ में आता है, अच्छा ऐसा चीज है तो मैं ऐसा कर दूंगा। लेकिन मुझे ऐसे नहीं है कि भाई मुंह जबानी याद है, कई लोग कहते हैं याद कर लो याद कर, ठीक है याद करेंगे यार, उतना याद करेंगे ना जितना जरूरी है, सब थोड़ी याद करेंगे, सब तो लॉजिक लगाएंगे। समझ पा रहे हो बच्चों? तो पहली वीडियो में हमने आपको क्या पढ़ाया? अच्छा, पहली तो अपनी वो थी ना जिसमें हमने इंट्रोडक्शन दिया था। दूसरी वीडियो अपनी ये है जिसमें मैंने ऑक्सीडाइजिंग और रिड्यूसिंग एजेंट, अच्छा अभी रिड्यूसिंग एजेंट और भी देखें कुछ होंगे, इतना नोट कर लिया, अभी खत्म नहीं हुई वीडियो, मैंने सोचा यहाँ पे खत्म हो गए, लेकिन मैं और कुछ लिखवाता हूँ अभी। ठीक है, तो इन्हें नोट करो फिलहाल, जल्दी से नोट करो बच्चों। कुछ और मैंने लिख दिए यहाँ पे, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, सॉरी रिड्यूसिंग एजेंट। ओके, तो ये भी कुछ है, इनमें भी काफी इंपॉर्टेंट बातें हैं। अच्छा, पहले में देखो SnCl2, SnCl2 में जो Sn है वो कौन सी स्टेट में है, +2 स्टेट में है। ठीक है बच्चों, और Sn कौन से ग्रुप का एलिमेंट है, कार्बन सिलिकॉन जर्मेनियम टिन लेड। क्लियर, वेरी गुड। अच्छा, ये दूसरी बात, टिन जो Sn है वो कौन कौन सी स्टेट में एग्जिस्ट होता है, +2 में, +4 में। जो इसकी ज्यादातर देखे जाने वाली स्टेट्स हैं वो +2 है और +4 है। याद रखा करो ये बातें। एक स्टैनिक और स्टेनस 10th में पढ़ाया जाता है, मैं 10th में पढ़ाता था जब कभी, एक बार पढ़ाया था मैंने 9 10 बहुत साल पहले, तो मतलब 9 10 के बच्चों को बहुत साल पहले पढ़ाया था। तो मैं क्या बोल रहा हूं, स्टेनस और स्टेनिक। ठीक, तो Sn+2 और Sn+4, और ध्यान से समझो कि इसमें भी मैंने यहां लिखा है कि इनर्ट पेयर इफेक्ट लगता है। पता है ये चीजें बच्चों और भी, पता है पीरियोडिक टेबल यहाँ तैयार हो रही है। ये जो चैप्टर है ना, मैं जब पढ़ाता हूँ ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक, तो सब मिक्स करके ऐसी चीजें निचोड़ के पढ़ाता हूँ कि बच्चा ना ज्यादा कंसेप्ट छोड़, थोड़ी चीजें कॉपी में लिखी हो लेकिन थोड़ी चीजों से कंसेप्ट बहुत ज्यादा है, क्वेश्चन कहीं से आए तो जोड़ ताड़ के क्वेश्चन लगा दे, ठीक, कंसेप्ट लगा के। तो ये भी क्या है, IPE, इनर्ट पेयर इफेक्ट। ठीक है, मैंने बोला था कोई भी नीचे वाला पी का 13 14 15 ग्रुप के एलिमेंट्स में इनर्ट पेयर इफेक्ट लगता है और डाउन द ग्रुप जाने पर लोअर ऑक्सीडेशन स्टेट की स्टेबिलिटी बढ़ती है। तो Sn+2 फॉर्म में इसकी हायर ऑक्सीडेशन स्टेट क्या, +4, इसकी हायर ऑक्सीडेशन क्या है, +4, तो ये रिड्यूसिंग एजेंट है। ये क्या है, रिड्यूसिंग एजेंट। अच्छा, तो Sn+2 है, खुद को ऑक्सीडाइज करके कहा जाएगा, इनर्ट पेयर इफेक्ट मत लिखो इसमें, SnCl2 +2 से लोअर ऑक्सीडेशन स्टेट में रहेगा ये। वेट अ मोमेंट, इसको 1 मिनट के लिए अभी हम बाद में लेंगे, कभी SnCl2 वाली बात बाद में लेते हैं, ये नीचे देखते हैं बच्चों। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, इसमें इनर्ट पेयर इफेक्ट नहीं लग रहा है, लेकिन हाँ ये रिड्यूसिंग एजेंट तो था पक्का, लेकिन इसका जो लॉजिक है मैं बाद में लूंगा अभी। ठीक, तो फिलहाल अभी इसको देखो जो यहाँ पे लिखे हैं, इनको देखते हैं। अच्छा, इनके कुछ नाम है, ये बड़े बड़े इंपॉर्टेंट होता है, ये हाइपो, हाइपो इज वेरी इंपॉर्टेंट, हाइपो। ठीक, हाइपो क्या है, Na2H2O3 को हम हाइपो बोलते हैं। याद रखना बच्चों, ये ना इतना इंपॉर्टेंट है कि एडवांस में ना इसके कई सारे क्वेश्चन देखोगे, अभी आगे चल के ये Na2H2O3 की तमाम रिएक्शन देखो, कोई याद करते हुए चलो, अभी याद रखोगे हाइपो क्या होता है, Na2H2O3 होता है। ठीक है, वेरी गुड। ये भी क्या है, एक रिड्यूसिंग एजेंट है, रिड्यूसिंग एजेंट याद रखना, ये रिड्यूसिंग एजेंट और इंपॉर्टेंट रिड्यूसिंग एजेंट है, इस पर भी मैं इंपॉर्टेंट डाल देता हूँ। हाँ, H2O2 अभी बताया था, H2O2 क्या है, एक ऑक्सीडाइजिंग और रिड्यूसिंग दोनों है, लेकिन इसका प्राइमरी वर्क क्या है, सिर्फ ऑक्सीडाइज करना। लेकिन सेकेंडरी वर्क कभी कभी अगर मौका मिले तो ये रिड्यूस भी कर देता है, लेकिन अगर ऑक्सीडाइज होने का मौका मिले और रिड्यूस होने दोनों का मौका मिले तो ये पहले क्या करेगा, पहले ये बच्चों ऑक्सीडेशन मतलब ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का काम करेगा। ठीक है, अब यहाँ पे आता है SO2, 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 मैं आपको एक और बात भी, एक और लॉजिक बताता हूँ, बीच बीच में ये लॉजिक्स आते रहते हैं दिमाग में, क्योंकि रट के थोड़ी आते हैं यार यहाँ पे।
जब पढ़ा रहे होते हैं ना, बीच बीच में दिमाग में बातें आती हैं, वो बता दी जाती हैं यार पढ़ाने में। समझ पा रहे हो? तो एक बात और मैं समझाता हूँ बच्चों, अगर कोई चीज मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट में है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। अगर कोई लोअर ऑक्सीडेशन स्टेट में है तो रिड्यूसिंग एजेंट। और अगर कोई बीच में है, अपनी रेंज के बीच में है, तो हम बोलेंगे कि वो ऑक्सीडाइजिंग और रिड्यूसिंग एजेंट दोनों का काम कर सकता है, लेकिन उसका प्राइमरी वर्क डिफरेंट हो सकता है। समझ पा रहे हो? उसका प्राइमरी वर्क डिफरेंट जरूर होगा, हो सकता है या होगा, लेकिन वो दोनों की तरह काम कर सकता है। अब आते हैं स्पेस SO2 पे। SO2 इज वेरी इंपॉर्टेंट एग्जांपल। SO2 में बच्चों सल्फर कौन सी स्टेट में, 2 दूनी 4 +4 में है। और सल्फर की रेंज क्या होगी, -2 से +6। -2 से +6, तो -2 से +6 के बीच में है सल्फर, तो हम बोलेंगे ये ऑक्सीडाइजिंग और रिड्यूसिंग एजेंट दोनों की तरह काम करेगा, लेकिन इसका प्राइमरी वर्क रिड्यूसिंग है। वेरी इंपॉर्टेंट बच्चों, याद रख लेना इस बात को। प्राइमरी वर्क ऑफ SO2 इज क्या? SO2 का प्राइमरी वर्क क्या है? रिड्यूसिंग एजेंट करना। रिड्यूसिंग एजेंट का वर्क है इसका प्राइमरी वर्क। ये दोनों रिड्यूसिंग एजेंट्स हैं, आप समझ सकते हो। 3 दूनी 6, 6 में से 1 गया +1 स्टेट में। 3 दूनी 6, 6 में से 3 गया +3 स्टेट में। तो ये रिड्यूसिंग एजेंट की कैटेगरीज में आते हैं। अच्छा, ये अच्छा मैंने ऑक्सीडेशन स्टेट के बेस पे बता दिया, ये रिड्यूसिंग एजेंट है। कोई और तरीका आपको दिमाग में आ रहा हो कि इन दोनों को मैं रिड्यूसिंग एजेंट क्यों कह रहा हूँ? इस बात को कोई समझा सकता है तो समझाएगा कैसे? आप अभी तो रिकॉर्डेड वीडियो में हो, लेकिन कोई दिक्कत नहीं है। देखो इधर मैं समझाता हूँ। इनकी स्ट्रक्चर पता है आपको? जरा इनकी स्ट्रक्चर बनाओ। H3PO3 का बनाते हैं। H3PO3 कितने H हैं? बनाया है बच्चों H3PO3। H3PO2 का बनाओ जरा, POH एंड H। अरे वाह, क्या मजे की बात आ गई। स्ट्रक्चर बना दिए। अब ये जो लॉजिक है, अब देखो फिर एक दिमाग में लॉजिक आ गया। ऐसे कितने लॉजिक्स हैं दिमाग में यार, जो मेरे दिमाग में एट रैंडम आते हैं कि वो लॉजिक से पढ़ना है। ठीक, अब मैं ये जो लॉजिक बता रहा हूं, ये बड़ा इंपॉर्टेंट लॉजिक है। कोई भी ऑक्सी एसिड्स आपके सामने आ जाए, क्या लॉजिक बोल रहा हूं, बहुत इंपॉर्टेंट है। कोई भी ऑक्सी एसिड अगर आपके सामने आ जाए और आपको पता करना हो कि वो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह काम करेगा, ये रिड्यूसिंग एजेंट की तरह, तो बस उसका सेंटर एटम देखो। सेंटर एटम के साथ अगर डायरेक्टली अटैच हाइड्रोजन जुड़ा है, तो वो पक्का रिड्यूसिंग एजेंट होगा। तो वो क्या होगा? पक्का रिड्यूसिंग एजेंट होगा। देखो 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 इस लॉजिक को। और ये कोई मेरा बनाया हुआ लॉजिक नहीं है, ये एक्चुअल लॉजिक है। हाइड्रोजन प्रोवाइड करेगा ना वो। देखो, P और H सेंट्रल एटम, और इसके बीच में हाइड्रोजन है, मतलब हाइड्रोजन है। सेंटर एटम हाइड्रोजन है, रिड्यूसिंग एजेंट्स हो गए। ये लॉजिक ना याद रख पाएगा आपको। एक और मैं बड़ी इंपॉर्टेंट बात समझ में आ रही है, मैं एक बार बताऊं। जो कई यूट्यूब से वीडियो चल रही है आजकल, ट्रेंडिंग चल रही है। ट्रेंडिंग पता है क्या है? चाहे 2 मिनट की 3 मिनट की वीडियो लाएंगे और उसमें ये बताएंगे मैं आपको याद करने की तरकीब बताऊंगा। क्या तरकीब बताएगा भाई तू? तू क्या बताएगा तरकीब? ये कोई ऐसे कहीं से कोड लेके आएगा, कोड इसको ये मतलब कोड बनाएगा और उसको याद करवा देगा। मैं आपको फिर बताता हूं क्या चल रहा है आजकल ट्रेंडिंग। ट्रेंडिंग ये चल रहा है कि भाई आपको ना ऐसे करके YouTube पे आएंगे और YouTube पे आके सबसे पहले ये बता देंगे कि यार मैं इन चीजों को आज याद करवा दूंगा आपको, आपको देख के मजा आ जाएगा। क्या हो जाएगा भाई? पागल है क्या? क्या मजा आ जाएगा? कुछ मजा नहीं आने वाला। पता नहीं ऐसे वाहियात लोग YouTube पे आ गए हैं जो एक्चुअल टीचर्स खो से गए हैं। मैं तो नहीं हूं, मैं तो बहुत छोटा टीचर हूं, लेकिन जो एक्चुअल बड़े बड़े टीचर्स हैं ना बेचारे, वो अपनी अस्तित्व, क्योंकि इन यूट्यूब क्या है, यूट्यूब पे बस कैसे उसकी एल्गोरिदम काम करती है यूट्यूब की, अगर वो समझ जाते हैं तो सब्सक्राइबर्स बढ़ते हैं। इन सब चीजों को देख के वो ऊपर आ जाते हैं मार्केटिंग के टूल्स को लेके। लेकिन एक्चुअल टीचर्स तो यार पढ़ाना जानता है, वो थोड़ी जानता है कि यार ये सब चीजें कैसे होती हैं। एक्चुअल टीचर सिर्फ डिटेल में स्टडी करवा सकता है, वो नहीं जानता यार यूट्यूब पे कैसे कैसे चीजें मैनेज की जाती हैं। तो उस चक्कर में बेचारे वो नीचे आ जाते हैं।
वो वाले टीचर्स। और ये अपने गेम खेलते हैं, मतलब गेम इन द सेंस, मैं आपको ये सिखाऊंगा, 2 मिनट में तुम केमिस्ट्री सीख जाओगे, और 1 मिनट में तुम ये कर लोगे, 2 मिनट में तुम वो कर लोगे। इस तरह की वीडियोस के चक्कर में आपको नहीं पढ़ना है। समझ में आई? लॉजिक पे वर्क करना है। मैं कई इंस्टीट्यूट्स में भी पढ़ा चुका हूँ प्रीवियस, मैं नाम नहीं लेना चाहूंगा। पता नहीं वहां पे भी टीचर्स कुछ ऐसे हैं, याद करवाते रहते हैं। ठीक है यार, कुछ हद तक याद चलता है। हर चीज को तुम यार कहो बच्चों को, यार रट्टा मारो, ये भी याद करो, वो भी याद करो, ठीक है। तो यार आईआईटी के बारे में मत सोचो यार। आईआईटी में भी क्वालिटी गिर रही है। वहां जाके पहले क्या होता है यार, आईआईटी का जो बच्चा होता था ना, वो करोड़ों में पैकेज, मतलब वो डिमांड होती थी आईआईटी के बच्चे की। आज की डेट में आईआईटी के बच्चे भी ना वहां जाके क्वालिटी बिल्कुल बेकार, रट रट के पहुंच रहे हैं। रट रट के कुछ ऐसी चीजें, मतलब रट के भी क्या है कि इन द सेंस, कोचिंग वालों ने, मतलब ऐसा नहीं है कि वो चीजें समझ के भी पहुंच रहे हैं। मैं ये नहीं मान रहा कि जो ट्रैक करके पहुंचेगा वो अच्छा नॉलेजेबल पर्सन तो होगा, लेकिन कोचिंग जो है ना वही कंटेंट देती है, बस इसको कर लो, ऐसे कर लो, या ये सारी चीजें इस तरीके से सोच लेंगे। रियल कंटेंट तो कोई खो सा गया है। ठीक है, तो हम चाहते हैं यार वो दौर फिर से आए कि रियल कंटेंट हो, रियल कंटेंट सीख के बच्चा किताबें पढ़ के, किताबें भी पढ़ने की हैबिट्स एक बहुत बढ़िया हैबिट्स होती है। ठीक है, तो यहाँ पे आप क्या समझे बच्चों, एच यहाँ से जुड़ा है, एच क्यों? तो ये क्या है, एच जुड़ा होने से क्या है कि ये रिड्यूसिंग करेक्टर रखेगा, क्योंकि एच प्रोवाइड करेगा यार। किसी भी ऑक्सी एसिड्स में ये कंसेप्ट लगा सकते हो यार, क्या ही दिक्कत है। तो सम कॉमन रिड्यूसिंग एजेंट हो गए, और काफी वीडियो हो गई, मतलब लंबी हो गई है बातें करके। तो मैं क्या कह रहा था कि ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स मैंने आपके करा दिए, रिड्यूसिंग एजेंट्स मैंने करा दिए, इंट्रोडक्शन दे दिया है। उसके बाद हम नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे अदर कंसेप्ट के साथ। जनरल इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री को ध्यान से समझते रहो, मेरे वीडियोस को बस प्रॉपरली देखते रहो, नोट्स बनाते रहो, और बस कुछ नहीं करना है। केमिस्ट्री को लेके तो इस चैनल पे चिंता करनी ही नहीं है। आपका भी कोई सजेशन हो कि ये टॉपिक सर, मतलब काफी सारे बच्चों का अगर मिक्स करके कोई सजेशन आएगा, तो मैं उस टॉपिक पे भी काम करूंगा, लेकिन धीरे धीरे जितना मेरे पे समय है। अभी 2 दिन की छुट्टी थी, तो मैंने ज्यादा पढ़ा दिया, क्योंकि मुझे भी कहीं और जाके पढ़ाना होता है, कई इंस्टीट्यूट्स में जाके पढ़ाना होता है। तो बच्चों, लेकिन फिर भी कोर्स इस पे बहुत तेजी से खींचेगा। फिजिक्स भी पढ़ाई जाएगी, और फिजिक्स भी बहुत जबरदस्त करके पढ़ाई जाएगी इस चैनल पे। ठीक है बच्चों, थैंक यू, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।